नज़ारा आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, शायद आपको समझ आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो उस वजह से थोड़ा सा आउटडोर आना पड़ रहा है। एक्चुअल में आज थोड़े से मेहनत पसीने से वीडियो बनेगी क्योंकि बाहर थोड़ी सी गर्मी है। लेकिन गाइस, ब्रॉक लेसनर की वजह से कैसे रोमन रेंस फायर कर सकते हैं पॉल हेमन को, इसके रिगार्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है और शायद ये आपको सच होती हुई दिखाई दे सकती है। ब्रॉक लेसनर के आने की वजह से स्मैकडाउन की रेटिंग्स में कैसे फ़ायदा हुआ और कैसे स्मैकडाउन का ऑल टाइम बेस्ट इवेंट बना है मैडिसन स्क्वायर गार्डन से, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं। WWE चैंपियनशिप का मैच एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के अंदर नहीं होने वाला, तो ऐसी बहुत सारी अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस बात करते हैं स्मैकडाउन के ओवरनाइट नंबर्स के बारे में। और हर बार की तरह आपको ड्रामा पता है कि जो रॉ की तरफ व्यूअरशिप है स्मैकडाउन की, वो एकदम से आती नहीं है। हमको जो है मंडे को या फिर ट्यूसडे के आसपास पता चलती है कि स्मैकडाउन के जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो कितने हैं। लेकिन ओवरनाइट नंबर्स की बात करें तो लास्ट वीक की जो ओवरनाइट व्यूअरशिप आई थी स्मैकडाउन की, वो थी 2.147 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये थोड़ी सी आप लोग कह सकते हो व्यूअरशिप हम यहाँ पर अगर देखें तो वो बड़ी है, 2.217 मिलियन व्यूअरशिप है। आप कह सकते हो कि व्यूअरशिप बड़ी तो है लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। मतलब अगर आप देखो कि ब्रॉक लेसनर शो के लिए एडवर्टाइज है, उसके बावजूद अगर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप इस तरीके से आती है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर जो व्यूअरशिप है वो कोई खास बड़ी है। लेकिन अभी मैं जैसे कह रहा हूँ कि ओवरनाइट नंबर्स हैं, मेरे ख्याल से नंबर्स ये थोड़े से कम है। जब एग्जैक्ट व्यूअरशिप आएगी तो शायद वो ज़्यादा होगी, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से शो है, इतना ज़्यादा हाइप्ड शो था ये ब्रॉक लेसनर शो के लिए, इतना ज़्यादा इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा था। मतलब एज और रॉलिंस का मैच भी था शो के लिए पहले से एडवर्टाइज, तो इसके बावजूद व्यूअरशिप मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो 3.3% तो यहाँ अप है व्यूअरशिप, लेकिन इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी। अभी जब एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन गाइस, जो अगली स्टोरी है ना, वो हमको बताती है कि कैसे जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन का ये इवेंट है, इसने ऑल टाइम कुछ अचीव किया है स्मैकडाउन के लिए। और हाईएस्ट ग्रोसिंग गेट करके एक अभी मैं आपको टर्म समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एरन हेलवानी ने इस बात को रिवील किया। अब कल वाली अगर आपने स्मैकडाउन की वीडियो देखी होगी, सुबह वाली नहीं जो मैंने दिन में अपलोड की थी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अटेंडेंस है माइकल कोल ने रिवील करी वो 14,000 के आसपास है। लेकिन एक्चुअल में वो अटेंडेंस आप कह सकते हो कि WWE ज़्यादा बढ़ा के बताती है ना, तो एटलीस्ट वो 13,000 के आसपास तो होगी। लेकिन WWE ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन से जो स्मैकडाउन का शो हुआ, अब तक की स्मैकडाउन की हिस्ट्री का, यानी स्मैकडाउन से जितनी मतलब अब तक WWE की हिस्ट्री में जितनी भी स्मैकडाउन हुई है, सबसे ज़्यादा स्मैकडाउन से इस वाली स्मैकडाउन से कमाई की है, जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से हुई है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। WWE ने इवन ये भी अपडेट आई है कि WWE जो इंटरनल लोग हैं, जो WWE के अंदर के लोग हैं, वो ये फील कर रहे हैं कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से जो उनका शो हुआ है, यहाँ पर उन्होंने एक होम रन हिट किया है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल छक्का सा लगा दिया अपनी देसी भाषा में अगर हम बोलें कि उनका ये इवेंट जो है पूरा सक्सेसफुल रहा और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा इवेंट उन्होंने ये प्लान किया था। तो आप कुल मिला के देख सकते हो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से जो WWE का शो हुआ, उन्होंने जैसा शो प्लान किया था, जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा ही यहाँ पर उन्होंने करके दिखाया हुआ है। तो भाई देख सकते हो स्मैकडाउन की हिस्ट्री का मैडिसन स्क्वायर गार्डन का हाईएस्ट ग्रोसिंग गेट वाला स्मैकडाउन का शो बना हुआ है। तो भाई अगर आप देखो रेटिंग्स के मामले में तो भले नंबर्स नीचे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे डाउट हो रहा है कि रेटिंग्स जो है सही नहीं है। अभी जो एग्जैक्ट नंबर्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे। और गाइस, रोमन रेंस ने भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। पॉल हेमन ने यहाँ पर ये जो ट्वीट था ना, ये जो एरियल हेलवानी ने ट्वीट करके बताया था कि भाई ये हाईएस्ट ग्रोसिंग वाला बना हुआ है। तो इस पर जो है पॉल हेमन ने ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने लिखा एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ, यानी वो बता रहे हैं कि भाई एक्नॉलेज करो ट्राइबल चीफ को, क्योंकि तुम्हारे ट्राइबल चीफ की वजह से हुआ है। और यहाँ पर रोमन रेंस ने उसी वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा नीडल मूविंग, यानी उन्होंने ये कहा कि देखो वो कैसे नीडल मूव करते हैं। कि रोमन रेंस खुद कह रहे हैं कि देखो मेरी वजह से ये हुआ है, मैं यहाँ पर था स्मैकडाउन के शो पर, इसी वजह से WWE जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट कर रही है। समर स्लैम के टाइम पर भी उन्होंने नहीं कहा था कि कैसे समर स्लैम ऑल टाइम हिट था, अब स्मैकडाउन भी ऑल टाइम हिट है, तो इसका क्रेडिट भी यहाँ पर जो रोमन रेंस है वो खुद ले रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रोमन रेंस का रिएक्शन था। तो भाई स्मैकडाउन की तो बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ, मतलब ऑब्वियसली होनी भी थी क्योंकि इतना बड़ा शो था। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि शो बढ़िया भी था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, फैंस को मज़ा नहीं आया, सबको मज़ा आया। और भाई ऐसा हम शो एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी ज़्यादा हमको WWE की तरफ से देखने को मिल जाए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और गाइस, मिक फोली की तरफ से भी कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं। 2-3 दिन पहले क्या होता है, फेसबुक के ऊपर मिक फोली ने एक पूरी वीडियो डाली जहाँ पर उन्होंने कहा कि कैसे WWE के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। और गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया था, क्योंकि जो WWE के सुपरस्टार्स हैं ना, वो
इस समय अच्छा फील नहीं कर रहे जिस तरीके से उनको क्रिएटिव चीज़ें मिल रही हैं WWE के अंदर। उन्होंने कैरन क्रॉस का एग्जांपल देते हुए कहा कि कैसे NXT के ऊपर वो बंदा कितना बढ़िया था, लेकिन मेन रोस्टर के ऊपर आकर उसकी बुकिंग बेकार हो गई। और शायद यही वो रीज़न है कि जो WWE के सुपरस्टार्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं AEW की तरफ जाने के लिए। और क्योंकि मिक फोली जानते हैं कि WWE के अंदर वो सक्सेसफुल रहे, इस कंपनी के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो वो WWE के लिए इस समय थोड़ा सा बेकार फील कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि WWE यहाँ पर कुछ बेटर करे। इवन गाइज उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो कि आप लोग इस समय यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पर आपको ये किलर क्रॉस के नाम से इम्पैक्ट के अंदर काम करते थे, आपको पता होगा। वहाँ पर जब जॉन मॉरिसन के साथ उनका इम्पैक्ट चैंपियनशिप के लिए मैच था, उस टाइम पर इस तरीके से काम करते थे, लेकिन आज की हालत देखो तो रॉ के ऊपर जॉन मॉरिसन पिचकारी मार रहे हैं कैरन क्रॉस के ऊपर। तो देन एंड नाउ, तो इस वाले ट्वीट को जो है मिक फोली ने करके बताया कि भाई देखो हालात तब क्या थे और आज WWE ने इन सुपरस्टार्स का क्या हाल बना दिया। और गाइज इसके ऊपर रिस्पांस भी काफ़ी तगड़ा है, 24,000 के आसपास तो गाइज यहाँ पर लाइक्स ही हैं इस वाले ट्वीट के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे ये वाला टॉपिक ना इसमें बहुत ज़्यादा हॉट बन गया है। इवन रिकिशी ने भी, जो कि आपको पता है WWE के लेजेंड हैं, उन्होंने मिक फोली की इस बात के ऊपर अग्री किया। इवन पास्ट में अंडरटेकर भी कह चुके हैं WWE के अंदर क्रिएटिव चीज़ें सही नहीं है। जॉन सीना भी कह चुके हैं कि भाई जो एजिंग सुपरस्टार्स हैं, यानी जो बड़े सुपरस्टार्स हैं, ओल्ड सुपरस्टार्स हैं, उनके ऊपर WWE को ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, यंग टैलेंट्स के ऊपर होना चाहिए। तो भाई दिक्कतें तो चल रही हैं WWE के अंदर, ये बात क्लियर हो चुकी है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नाम जब खुलकर ऐसी बातें बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी तो भाई यहाँ पर होनी है। बाकी अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लगा भाई ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और डेफिनेटली ऐसी चीज़ भी है जो कि शेयर करनी चाहिए आपके साथ। तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, मैं कॉमेंट सेक्शन में आज आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। क्या क्रिएटिवली आपको लगता है कि बैक स्टेज चीज़ें सच में इतनी ज़्यादा बुरी हो रही हैं? आप लोग मुझे इसके ऊपर अपना थॉट ज़रूर दे सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जिमी फैलन के शो पर आए थे जॉन सीना, तो रोमन रेंज के साथ जो उनका पूरा प्रोग्राम हुआ ना, अभी आपको पता है समर स्लैम में रोमन रेंज के साथ वो मैच करके गए, तो इसके ऊपर पूरा उन्होंने अपना थॉट दिया कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। कुछ अंदर की बातें उन्होंने रिवील करी और उन्होंने कहा कि देखो रोमन रेंज के साथ काम करके मुझे मजा आया, और उन्होंने कहा कि हाँ रोमन रेंज के साथ टक्कर करने में मैं सेकंड प्लेस पर रह गया और रोमन रेंज रहा नंबर 1। और उन्होंने सिंपली ये बात कही कि देखो एक महीना मेरे पास पूरा फ्री टाइम था और मुझे यहाँ पर ये लगा कि चलो ठीक है, एक महीने मेरे पास खाली टाइम है। WWE ने कहा कि देखो क्राउड वापस आ रहा है, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है? और जैसे मुझे पता चला कि भाई क्राउड वापस आ रहा है, तो मुझे लगा कि भैया इससे बढ़िया टाइम और कुछ हो नहीं सकता वापस आने का। उन्होंने कहा कि क्राउड के सामने WWE के अंदर परफॉर्म करने जैसी चीज़ दूसरी कुछ है नहीं इस वर्ल्ड के अंदर, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं किया। दोबारा से मुझे अपने जो जॉर्ट्स हैं, यानी कि उनकी जो शॉर्ट्स हैं, वो पहनकर मुझे लाइव क्राउड के सामने परफॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो ये कुछ जॉन सीना का रिएक्शन था कि कैसा उनको फील हुआ। रोमन रेंज को भी उन्होंने यहाँ पर अगेन अप्रिशिएट किया है। हमने ये थॉट्स उनके जाने नहीं थे समर स्लैम के बाद, उनका रिएक्शन क्या था रोमन रेंज से हारने के बाद, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो उन्होंने अगेन यहाँ पर रोमन रेंज के साथ काम करने को लेकर अप्रिशिएट किया है, और जैसी उनकी थिंकिंग रोमन रेंज के साथ मैच या फिर प्रोग्राम करने से पहले थी, जैसे वो सोचते थे रोमन रेंज के बारे में, सेम उनकी यहाँ पर वही थॉट्स हैं कि भैया हाँ रोमन रेंज से कमाल का आदमी है, और उसके साथ काम करके जो है उनको अगेन काफ़ी मज़ा आया है। उन्होंने कहा कि दोबारा से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ मेरे पास फ्री टाइम होता है तो अगेन WWE के साथ काम करने में मेरे को फिर से कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मेरे पास फ्री टाइम होता है और कुछ WWE प्रोग्राम बनाती है मेरे लिए इंटरेस्टिंग, तो दोबारा से काम करने में मेरे को कोई दिक्कत होगी नहीं। और हम भी चाहते हैं कि वो वाला टाइम जो बहुत जल्दी से आ जाए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा कि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जो है आपको मैच नहीं देखने को मिलेगा बॉबी लैशली वर्सेस रैंडी ओटन का WWE चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि गाइज ये मैच रॉ के लिए WWE ने एडवर्टाइज कर दिया है। इंटरेस्टिंगली हमको पिछली रॉ के एपिसोड में क्या मैच देखने को मिला था, टैग टीम टर्मोइल, और ये था कि अगली रॉ के एपिसोड में जो है पूरा का पूरा मैच होगा रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बॉबी लैशली और MVP अगेंस्ट रिडल और रैंडी ओटन। लेकिन अब वो सारी चीज़ें निक्स कर दी हैं WWE ने, और पूरा नया का नया मैच रैंडी ओटन वर्सेस बॉबी लैशली का अब रॉ के एपिसोड में WWE चैंपियनशिप के लिए हो रहा है। और मजे की बात ये कि एक्सट्रीम रूल्स के लिए स्टिल एडवर्टाइज है रैंडी ओटन और बॉबी लैशली का मैच। अब मुझे नहीं पता सीन क्या है, रॉ के लिए भी मैच एडवर्टाइज है, एक्सट्रीम रूल्स के लिए भी एडवर्टाइज है। क्या रॉ के एपिसोड में मैच होगा, उसके बाद एक्सट्रीम रूल्स के अंदर जाके जो है दोबारा से मैच होगा एक्सट्रीम रूल्स में किसी स्टिपुलेशन के साथ, ये मुझे सीन नहीं पता। लेकिन गाइस रॉ के एपिसोड में WWE चैंपियनशिप होने वाली है ऑन द लाइन। पता नहीं भाई सीन क्या चल रहा है, क्योंकि तुमने इतना टैग टीम टर्मोइल इसीलिए तो किया था ताकि रॉ टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड हो रॉ के एपिसोड में, लेकिन ये सारी प्लान जो है WWE चेंज करती रहती है। और आपको पता ही है रॉ का तो भाई अल्लाह ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। सीन वहाँ पे क्या चलता रहता है किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता, और यही सीन चल रहा है भाई। लेकिन फिर भी खैर जो भी है, एक एटलीस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट रहने वाला रॉ को देखने के लिए।
क्या पता टाइटल चेंज ही हो जाए, क्या पता रैंडी ऑर्टन डुअल चैंपियन ही बन जाए, फिर क्या सीन हो जाए। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है रॉ के एपिसोड के लिए। और गाइस बात करते हैं हम लोग रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड पॉल हेमन की स्टोरी लाइन के बारे में। तो गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी सामने आई है और वो ये कि पॉसिबली बहुत जल्दी रोमन रेंस फायर करने वाले हैं पॉल हेमन को। और गाइस इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग जो रीजन सामने आया है वो ये कि क्योंकि रोमन रेंस जो अभी ऑनगोइंग स्टोरी लाइन चल रही है उनकी ब्रॉक लेसनर के साथ, यहाँ पर एक हील सुपरस्टार का रोल प्ले करने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पॉल हेमन उस सुपरस्टार की साइड बिल्कुल भी नहीं हो सकते। पॉल हेमन धोखा तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते रोमन रेंस को, क्योंकि अगर पॉल हेमन रोमन रेंस को धोखा देंगे तो ऐसे में रोमन रेंस एक हील सुपरस्टार तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, क्योंकि जिस बंदे को धोखा मिलता है वो हील सुपरस्टार तो रहता नहीं है, वो तो एक तरीके से फिर सिंपैथी गेन करने वाला सुपरस्टार लगने लगता है ना। तो ऐसे में यहाँ पर सिंपल सी इक्वेशन है कि रोमन रेंस को धोखा तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, रोमन रेंस फायर ही कर सकते हैं पॉल हेमन को। और गाइस यहाँ पर इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे ब्रॉक लेसनर। और इसका हिंट हमको कैसे मिला? इसका हिंट हमको ऐसे मिला कि ब्रॉक लेसनर ने पहली बार ही माइक पर जो चीज़ बोली वो ये थी कि उन्होंने कहा कि भाई पॉल हेमन तुमने रोमन रेंस को ये क्यों नहीं बताया कि मैं समर स्लैम के अंदर होने वाला था। यानी कि आगे जाकर आपको स्टोरी लाइन में यही देखने को मिलेगा कि ब्रॉक लेसनर वो रीजन बनेंगे जिसकी वजह से रोमन रेंस फायर करेंगे पॉल हेमन को अपनी स्टेबल से, अपनी फैमिली से। और उसके बाद पॉल हेमन ना रहेंगे ब्रॉक लेसनर की साइड, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर तो उनको F5 भी दे रहे हैं, तो ब्रॉक लेसनर तो अपनी साइड पॉल हेमन को लेने नहीं वाले और रोमन रेंस उनको अपनी साइड रखेंगे नहीं, यानी कि बीच में पिस जाएंगे पॉल हेमन। लेकिन इंटरेस्टिंग रोल यहाँ पर यह देखने के लिए रहेगा कि जब रोमन रेंस भी पॉल हेमन को फायर कर देंगे तो आखिर यहाँ पर पॉल हेमन का रोल बचेगा क्या। तो अगर आपको कुछ ऐसा आइडिया है कि पॉल हेमन का रोल हो क्या सकता है, क्योंकि अगर वो ना रोमन रेंस की साइड रहे ना वो ब्रॉक लेसनर की साइड रहे, तो ऐसे में यहाँ पर पॉल हेमन का रोल बचता क्या है। तो भाई यहाँ पर गुत्थी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सुलझने के लिए। और डेफिनेटली जैसा पॉल हेमन ने कहा था काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं। क्लियरली स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने के बाद हमको ये चीज़ तो क्लियर समझ में आती है। बाकी गाइस हमारी ये फिलहाल की जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।